नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उसी दौर की एक और अपराध की घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उसी दौर का मतलब आप समझ चुके होंगे। 95 के बाद और 2000 के पहले की वो घटनाएं, जब पुलिस के पास संसाधन की कमी थी, पब्लिक के पास भी कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। आज का वाकया 5 मई 1998 का है। जिला है बस्ती, थाना है कप्तानगंज। गौड़ थाना क्षेत्र के गांव चैत्रा के रहने वाले महंगी प्रसाद थाने पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि उनकी 21 साल की बेटी सुमित्रा, जिसकी शादी 3 साल पहले गांव गोपालपुर के रहने वाले गंगाराम से हुई थी, उसने ये बताया कि 29 अप्रैल को गंगाराम ने सुमित्रा को गर्म सलाखों से इसलिए दाग दिया क्योंकि वह पड़ोस के गांव की रहने वाली एक महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में सुमित्रा ने उसे देख लिया था। दरअसल सुमित्रा शादी के बाद से ही अपने पति की इस आदत से परेशान थी। कहने सुनने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गांव के लोगों से जब उसने बात की, मतलब गांव की महिलाओं से, तो सभी ने यह बताया कि इसके फलां फलां से संबंध है, इसीलिए वो घर पे कम रहता है और अपनी पत्नी सुमित्रा का ध्यान नहीं देता है। बार बार ये बात सुनकर आजी जा चुकी सुमित्रा ने एक दिन उसका पीछा किया। वो पड़ोस के गांव में जिस महिला के यहां गया, थोड़ी देर बाद सुमित्रा भी वहां पहुंच गई और सुमित्रा ने अपने पति गंगाराम को उस महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। वहां उसने उसको खरी खोटी सुनानी शुरू की, महिला को भी और अपने पति गंगाराम को भी। गंगाराम ने फौरन सुमित्रा के पैर पकड़ लिए और ये कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, लेकिन यहां कोई हल्ला गुल्ला मत करो, मेरी इज्जत तार तार होगी, इस महिला की भी इज्जत तार तार होगी, इसलिए अब मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा, तुम मेरे साथ घर चलो। सुमित्रा को लगा कि शायद रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद मेरी पति के इस आदत में सुधार हो गया, इसीलिए वो बार बार माफ़ी मांगकर घर चलने को कह रहे हैं। वो उनको लेकर घर आई। घर आते ही गंगाराम ने अपने पिता बहराइची और अपनी माँ से नाराज़गी में बताया कि ये पड़ोस के गांव में चली कैसे गई। गांव की बहू इस तरह से आवारा महिलाओं की तरह दूसरे गांव में कैसे गई। गंगाराम के माँ बाप भी बहुत नाराज हो गए, अपनी बहू सुमित्रा से बहुत ज़्यादा नाराज हो गए। इस बीच में गंगाराम ने मौका पाकर घर में जल रहे चूल्हे, शाम का समय था, चूल्हे में एक सरिया, लोहे का टुकड़ा जिसे कहते हैं, लोहे का रॉड जिसे कहते हैं, उसको चूल्हे में डाल दिया। थोड़ी देर में जब वो रॉड गर्मी से या आग से लाल हो गया तो उसे लेकर बाहर आया। सुमित्रा के सारे कपड़े उतार दिए। गंगाराम की मां और गंगाराम के बाप ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए। फिर उसी लाल गर्म रॉड से उसने उसको दागना शुरू किया। उसके दोनों स्तन, होठ, गाल और गुप्तांगों में लोहे की उस गर्म जलती हुई लाल रॉड से उसने कई जगह बहुत बुरी तरीके से वार किया और नुकसान पहुंचाया। सुमित्रा दर्द से कराहती रही। कोई भी उसकी मदद में नहीं आया। आवाज़ उसकी अगल बगल सबको सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसकी कोई मदद कर सके। 4 दिन तक वो इसी तरह से दर्द में कराहती रही।
गोपालपुर गांव के ही एक दूसरे व्यक्ति जो दूर दराज से रिश्तेदार लगते थे महंगी प्रसाद के, यानी सुमित्रा के पिता के, उनसे नहीं रहा गया तो वो गांव पहुंचे महंगी प्रसाद के। उनको पूरी बात बताई कि 4 दिन से वो दर्द से बेहाल है और अगर आप तुरंत उसका दवा इलाज नहीं कराते तो उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाएगी। महंगी प्रसाद भी ये सुनकर सन्न रह गए। वो सीधे भागकर अपनी बेटी के ससुराल आ गए। ससुराल में उन्होंने मंजर देखा कि अपनी खटिया पर सुमित्रा पड़ी हुई थी, नग्न अवस्था में। गीले चद्दर, गीले गद्दे में बाल्टी में रखे पानी से बार बार उसको गीला करके जो सलाखों की जो चोट थी उसको ठंडा करने का प्रयास कर रही थी। उन सभी चोटों पर बड़े बड़े फफोले पड़कर फूट गए थे और सेप्टिसिमिक इन्फेक्शन धीरे धीरे शरीर में फैल रहा था। बुरी तरह चिल्ला रही थी। पिता को देखकर रोने लगी। पिता ने किसी तरह से उसकी कमरे में एक धोती साड़ी ढूंढकर उसे लपेटा और एक चद्दर में लपेटकर उसे अपने गोद में उठाकर जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागा। मुख्य मार्ग पर आकर उसने जो टेम्पो के रूप में चलने वाली जीप है उस पर खुद और अपनी बेटी को लेकर कप्तानगंज के प्राथमिक उपचार केंद्र, पीएचसी जिसे कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहां पर अपनी बेटी सुमित्रा को लेकर गया। अटेंडिंग डॉक्टर जो महिला डॉक्टर थी उसने देखकर ही कहा कि ये इस अस्पताल के बस की चोटें नहीं हैं, बहुत गंभीर चोटें हैं और ऐसा किसने किया है। नर्स भी आई। नर्स ने कहा कि साहब मैं महिला होने के नाते कह रही हूँ कि आप इसका फ़ौरन इलाज कराइए। जहाँ जहाँ इसे गर्म रॉड से दागा गया है इसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। वहाँ पर जो मरीजों के पहनने वाले कपड़े होते हैं लूज़, जो उन्हें पहनाए जाते हैं, चूँकि महिला ने जो साड़ी उनके पिता ने बांध रखी थी, महंगी प्रसाद ने, वो बंधी तो थी नहीं, खाली लिपटी हुई थी, वो बार बार गिर रही थी। नर्स ने उसे अस्पताल का वो कपड़ा दिया जो महिला या पुरुष उनको लूज़ कपड़े एक अलग कलर के पहनाए जाते हैं और उनसे कहा कि आप जब ये ठीक हो जाए इसे वापस करा दीजिएगा धो के, लेकिन अभी आप इसे ले जाइए क्योंकि बार बार खिसकने से लड़की बेपर्दा हो रही है। आप इसे फ़ौरन बस्ती जिला चिकित्सालय ले जाइए, बर्न वार्ड की सुविधा वहीं पर है। महंगी प्रसाद ने उसको एक दूसरी टैक्सी करके सीधे वो महिला चिकित्सा वहाँ जिला चिकित्सालय बस्ती ले गए। वहाँ उसका डॉक्टरों ने दवा इलाज शुरू किया। महंगी प्रसाद ने जब देखा कि लड़की यानी सुमित्रा कुछ स्टेबल हो रही है तो वो वहाँ से सीधे कप्तानगंज चले आए और ये पूरी दास्तान इंस्पेक्टर कप्तानगंज को बताई और ये कहा कि साहब मेरी रिपोर्ट, मेरी एफआईआर लिख लीजिए और मेरे दामाद गंगाराम, उसकी माँ, उसके पिता बहराइची और उस लड़की, उस महिला जिससे इसके संबंध हैं, उसके विरुद्ध मुकदमा कायम करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराइए। उसकी बात सुनते ही थानाध्यक्ष आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा तुम झूठ बोलते हो। अभी गोपालपुर गांव के प्रधान और उनके साथ 3-4 मुअज्जिज लोग गांव से आए थे। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले इसकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ये बिल्कुल ठीक थी, लेकिन पिछले 3 महीने से इसके ऊपर भूत प्रेत का चक्कर आ गया था और किसी ओझा सोखा के कहने पे इसे गर्म सलाखों से दागा गया। महंगी प्रसाद ने कहा कि साहब ओझा सोखा जो गर्म सलाखों से दागते हैं वो हमको भी पता है, लेकिन वो पीठ या पैर के तलवे में 1-2 जगह दागा जाता है। आप स्वयं चलकर देखिए उसे कहाँ कहाँ दागा गया है। सारे नाजुक हिस्सों में गर्म सलाखों से दागा जाना ये किसी ओझा सोखा की देन नहीं है। ये उसको प्रताड़ित कर रहे थे, किसी दूसरे महिला से संबंध थे, पूरा परिवार उनके साथ था, इसीलिए हमारी लड़की को प्रताड़ित किया गया।
आप हमारा मुकदमा लिखिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। बात बात पर लिखित तहरीर मांगने वाले थानाध्यक्ष, कोई भी थानाध्यक्ष हो, और वो थानाध्यक्ष महोदय वो भी हर चीज़ में लिख के दो तब लिखूंगा, लिख के दो तब लिखूंगा। और वो बता चुके थे कि अभी ग्राम प्रधान और 2-4 मुअज्जिज लोग, आप अंदाज लगाइए कौन लोग रहे होंगे। तो बात बात पर लिखित तहरीर मांगने वाले उन थानाध्यक्ष महोदय ने, इंस्पेक्टर साहब ने, उसकी सूचना मुंहजबानी दर्ज कर ली। मुंहजबानी और लिखित सूचना में अंतर यह है कि जब आप एफआईआर की कॉपी देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है नकल तहरीर हिंदी वादी, यानी वादी द्वारा जो तहरीर या लिखा पढ़ी में जो एप्लीकेशन दी गई है ये उसकी कॉपी है एफआईआर में। और जुबानी के लिए ऊपर लिखा होता है कि वादी ने स्वयं उपस्थित होकर जुबानी बताया कि जुबानी में अपने हिसाब से उन्होंने पूरा किस्सा लिख दिया, जिसके लिए या जिस चीज़ के लिए संभवतः वह उपकृत हुए होंगे। और मुकदमा अपराध संख्या यानी क्राइम नंबर 69/98 69/98 अंकित किया गया मामूली धाराओं में 325 और 242 आईपीसी में। 325 चोट पहुंचाने की धाराएं हैं, किसी भी वस्तु से, किसी भी औजार से, किसी भी नुकीली वस्तु से चोट पहुंचाना, इसकी सजा सिर्फ 3 साल है। नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, सजा सिर्फ 3 साल है। और दूसरा 342 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, यानी 4 दिन तक उसे चोट पहुंचाने के बाद भी घर के भीतर गलत तरीके से बंधक बनाकर रखा गया ताकि वो इलाज न करा सके और मर जाए। इसमें सजा 1 साल की है, बेलेबल है, कॉग्निजेबल है। जबकि जो घटना इस लड़की के साथ, सुमित्रा के साथ हुई थी, वो धारा 307 आईपीसी की थी, हत्या के प्रयास की थी। सीधे सीधे तहरीर लेके या मुंहजबानी ही कि मारने की नीयत से उसे गर्म सलाखों से जलाना और उसे न स्वयं इलाज के लिए ले जाना, न उसे इलाज के लिए जाने देना, बंधक बनाकर रखना। 307 की लिख देते, लेकिन 2 छोटी छोटी धाराओं में ये मुकदमा लिखकर उन्होंने अपना काम खत्म समझ लिया। एफआईआर लिखवाकर महंगी प्रसाद बेटी का इलाज कराने के सिलसिले में बस्ती जिला मुख्यालय चले आए। अस्पताल में वो इलाज कराने के लिए तमाम जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है उसका इंतज़ाम करने में बिज़ी रहे और 1 महीने तक वो दोबारा थाने पर नहीं जा सके। लड़की जब थोड़ा ठीक हुई तो वो दोबारा थाने पर गए और जानने का प्रयास किया कि क्या किसी की गिरफ्तारी हुई, तो किसी की भी गिरफ्तारी 1 महीने तक नहीं हुई थी। इतनी विभत्स घटना एक महिला नव विवाहिता के साथ हुई हो, पुलिस ने मामूली धाराओं में अपराध पंजीकृत कर लिया हो, किसी भी अभियुक्त के खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई हो। आज की घटना, सुमित्रा के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसी दौर में संभव था और उस दौर में इस तरह की घटनाएं बहुत आम हुआ करती थीं। उस दौर में संचार का माध्यम सिर्फ अखबार हुआ करते थे। जिन जिन के घर में पुराने अखबार हों या पुराने अखबार की एक्सेस किसी लाइब्रेरी में हो, वो ज़रूर देखें। रंगा पड़ा होगा अखबार इस तरह की घटनाओं से, खासकर महिलाओं के प्रति जो घटनाएं हुआ करती थीं, क्योंकि किसी को कानून का डर नहीं था। पुलिस को अपने पक्ष में कर लेना आसान था। किसी का गरीब या असहाय होना अभिशाप था। आज के दौर में अगर ये घटना घटी होती तो अस्पताल के बेड से ही सुमित्रा के 100-125 वीडियो वायरल हो गए होते और जब बहुत थू-थू होती तब पुलिस की मजबूरी होती अभियुक्तों को गिरफ्तार करना। इसीलिए मैं आज की घटना की पेपर कटिंग कम्युनिटी पे पोस्ट कर रहा हूं। आप घटना की विभीषिका को देखिए।
कितने विभत्स तरीके से ये घटना हुई है। आज के दौर में गरम सलाखों से अपनी पत्नी के सभी नाजुक अंगों पे सुर्ख लाल आग में सुर्ख लाल हुई सलाखों से दाग देना कितना अमानवीय है। और जब मैं ये पेपर कटिंग आपको पोस्ट कर रहा हूँ उसे आज जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें इस घटना के अलावा महिला उत्पीड़न की 3 और घटनाएं उसी तारीख के अलग अलग जिलों की भी छपी हैं। पहली घटना छपी है बलरामपुर जिले की, तारीख वही है 5 मई 1998। थाना खोड़से के रसूलपुर खान के सिरईडीह गांव में वहां का मनीराम जो व्यक्ति था उसके अपने भाभी से अवैध संबंध हो गए। इसलिए वो अपनी पत्नी रीता को तरह तरह से यातनाएं देने लगा। 1 महीने पहले रीता ने एक बेटी को जन्म दिया। जब वो बच्ची 20 दिन की हुई तो रीता किसी काम से पड़ोसी के यहाँ गई थी। आधे घंटे में ही वो पड़ोसी के यहाँ से लौटकर आई तो देखा उसकी 20 दिन की दूध में ही बच्ची के मुंह से खून निकल रहा था और गले पे दबाव या कसाव के निशान थे। जोर से चीखी और चिल्लाई। पति मनीराम ने उसका मुंह बंद किया और उसे कमरे में डालकर बाहर से ताला बंद कर दिया। उस बच्ची को तुरंत मनीराम, उसके पिता, उसका एक बड़ा भाई, एक भाभी ये लेके गए और एक पास के जो बहुत छोटे बच्चे को नदी में प्रवाहित किए जाने की परंपरा है, उसे ले जाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। भीतर से रीता चिल्लाती रही। उसकी चिल्लाहट या उसकी बात सुनकर कोई उसकी मदद के लिए आया। उसने किसी तरह से, पुराने लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा जोर देने पर उसकी कुंडी अपने उसमें हुक में से निकल जाती थी। उसे निकाल दिया। वो अपने मायके की तरफ भागी। इस बीच में अपनी बच्ची को गंगा में प्रवाहित करने के बाद मनीराम जब आया तो उसने पाया कि उसका दरवाज़ा खुल गया है। ताला लगे होने के बावजूद भी दबाव डाल के उसके जो सिटकनी का हिस्सा होता है वो अपने हुक से बाहर हो गया और वो निकल गई। वो अपने ससुराल की तरफ यानी रीता के मायके की तरफ भागा। गिन्नी नगर के पास उसने देख लिया कि उसकी पत्नी भागते हुए अपने मायके की तरफ जा रही है। वहीं उसे रोक लिया और सड़क पर ही लाठियों से पीट पीट कर उसे मार डाला। यानी अपनी 20 दिन की बच्ची और अपनी पत्नी की हत्या कर दी। चूंकि गिन्नीपुर के पास ही उसका मायका था, लोगों ने खबर की, उसके पिता भाग कर आए और फिर दहेज हत्या का मुकदमा उन्होंने अपने दामाद के माँ बाप, उनके बड़े भाई, इन सब के खिलाफ लिखवाया और इन सब की गिरफ्तारी भी हुई। दूसरी घटना यानी सावित्री की घटना, दूसरी ये रीता की घटना और ये तीसरी है। तीसरी घटना भी 5 मई की ही है। उसी अखबार की उसी खबर के पास में वो भी लिखी हुई है, आप पढ़िएगा। ये घटना है बदायूं के इस्लाम नगर के। गांव है ब्योर, करीमाबाद। वहां के मुन्नन खां ने अपनी 7 वर्ष की बेटी को पैरों से उठाकर जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। कारण ये था कि उनकी पत्नी नूरजहां की तबीयत बहुत खराब थी। वो न खाना बना पा रही थी, न बच्चियों को खाना दे पा रही थी। इसलिए भूखी बच्ची ने अपने पिता मुन्नन खां से रोटी के लिए बार बार कहा कि रोटी चाहिए, भूख लगी है। क्रुद्ध बाप ने उसके पैरों से उठाया और जैसे कपड़े साफ किए जाते हैं उस तरह से जमीन पर पटक पटक कर उसे मार डाला। नूरजहां ने ज़रीफ नगर में अपने मायके में अपने पिता को खबर कराई। उनके पिता अच्छन खां आए। उन्होंने थाने पर अपने दामाद के खिलाफ मुकदमा लिखवाया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, मुन्नन खां को। लेकिन कितना बेरहम बाप होगा, 7 साल की अपनी बेटी को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला।
अगली घटना वो भी 5 मई की। जनपद है इलाहाबाद, थाना है मांडा। वहां के बनवारी खास गांव के निवासी बाबूलाल, उनका भी संबंध गांव की ही अपनी एक पड़ोसी महिला से हो गया। उनकी पत्नी को पता लगा, वो इसका विरोध करने लगी। बार बार उनके विरोध करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा, उसकी पत्नी को। एक दिन उन्होंने भी अपने और पड़ोस की महिलाओं के साथ अपने पति बाबूलाल और उस महिला को कहीं पकड़ लिया। हल्ला हुआ, लोगों ने बहुत भला बुरा कहा। घर आकर बाबूलाल ने घर में इस्तेमाल होने वाले मूसल से अपनी पत्नी को इतनी बार मारा कि उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अब आप अंदाज लगाइए कि क्या दौर रहा होगा वो। कानून का भय तो जैसे खत्म हो गया था। महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं आम हो गई थी। ये एक दिन की बात बता रहा हूं, सिर्फ 5 मई की। अलग अलग जगह, एक ही अखबार में, एक ही जगह ये सारी खबरें छपी हुई हैं। मुकदमों में 20-20 साल लगते थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स उस समय थे नहीं। गवाह अपने अपने कारणों से ट्रायल के समय मुकर जाते थे, होस्टाइल हो जाते थे शायद। और पुलिस तो उनके बाएं हाथ का खेल थी। वो जानते थे कि पुलिस कैसे मानेगी, हमारे झूठ को कैसे सच और हमारे सच को कैसे झूठ बना देगी। सब तरीका पता था, क्योंकि यही होता आ रहा था। इसीलिए न तो लोगों को कानून का डर रह गया था, न उनका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर कोई विश्वास रह गया था। पर आज के दौर में ये संभव नहीं है। इक्का दुक्का घटनाएं भले ही हो जाएं, लेकिन वो घटनाएं जो भी होती हैं उसमें घटना करने वाले को अपने अंजाम का भी पता होता है। अंजाम का पता होने के बाद भी इस तरह की घटना, इस तरह की का अपराध लोग कर देते हैं, लेकिन वो इस तरह इतना कॉमन नहीं है। अब बहुत कम है। ये सब घटनाएं 5 मई की थीं। 7 मई को लखनऊ में अलग अलग पार्टियों के और अलग अलग एनजीओज की जो महिला शाखाएं हैं, इन्होंने महिला अपराधों के विरुद्ध प्रदेश में हो रही महिलाओं के प्रति इस तरह की दुर्घटनाओं को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन जीपीओ में, हजरतगंज में जीपीओ पार्क जो है उसमें ऑर्गेनाइज किया था। मैंने आपको बताया है कि इस तरह जब प्रदेश के किसी दूसरी भाग में हुई घटना के सिलसिले में लखनऊ में जब धरना प्रदर्शन या कोई और एग्रेसिव तरीका लोग अपनाते हैं, तो उस समय सबको अलर्ट किया जाता है कि फला घटना के संदर्भ में कल इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। उसी सिलसिले में ये पेपर कटिंग मेरे पास आई थी, जो बिल्कुल अच्छी तरह से सुरक्षित रखी हुई थी, और इसीलिए मैं आपको ये पोस्ट कर रहा हूँ। आप इसे पढ़ें ज़रूर। क्या हालत थी उस समय। इसीलिए मैं बार बार आपको उस दौर की, उस वक्त की, उस कालखंड की, उस टाइम स्लॉट की ये घटनाएं बता रहा हूँ, ताकि जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने उस समय की घटनाओं का जिन्हें पता नहीं है, वो पढ़ के देखें कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप इंटरनेट के युग में हैं। घटना, समाज जब तक है तो घटनाएं होंगी, होती रहेंगी, लेकिन उसको अच्छी तरह से परसू करके और उसे लॉजिकल एंड तक पहुंचाने का अब कन्विक्शन रेट बहुत हाई है पहले की अपेक्षा में। अभी भी वो संतोषजनक नहीं है, लेकिन पहले के उस ज़माने की अपेक्षा में कन्विक्शन रेट बहुत अच्छा है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। पुलिस चाहे मजबूरी में, चाहे जानकारी में, चाहे गैर जानकारी में, अब इस तरह के केसेस को अच्छे से परसू करके इन्वेस्टिगेट करती है और उसको लॉजिकल एंड तक ले जाती है। लेकिन ये उस समय नहीं था। उस समय किसी को वीडियो के वायरल होने का डर नहीं था, न पुलिस को न पब्लिक को। इसलिए पुलिस मनमानी कर लेती थी।
और उसके मनमानी करने का ही ये नतीजा था जो इस तरह की घटनाएं उस समय आम हो गई थी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बार बार कहा है, आप अपने विचार, आप अपने रिएक्शन, आप अपने सुझाव मेरी ईमेल आईडी पर भेज दिया करें। मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। कुछ एक को छोड़कर, जिसमें सवाल ही बहुत विचित्र किस्म के होते हैं, लगभग मैं सबका जवाब देता हूँ। आप नोट कर लें, मेरी मेल आईडी RAJESHPANDEY61 यानी राजेश पांडे 61 @gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।